अभी तक की हमारा आदर्शवादी विचार के अनुसार ये भी सोचते रहे अनुभव को बताया नहीं जा सकता। जो पा गए इस विधि से जीवन को पहचानने के आधार पर जीवन में अनुभव एक अनुस्यूत प्रक्रिया है, उसको प्रमाणित करना मानव परंपरा में ही होता है, दूसरा किसी परंपरा में होता नहीं है। इसके लिए कोई भौतिक द्रव्य की जरूरत नहीं, इसमें केवल समझदारी की ही आवश्यकता है। समझदारी का पूरा ढांचा खाचा बनता है जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना ही होता है। इस चार में से जो जानने मानने की तृप्ति बिंदु अनुभव में होता है, पहचानने निर्वाह करने की बात होती है, उसमें तृप्ति बिंदु पाने के लिए कुछ भौतिक द्रव्य भी होता है। मुख्य बात ये जो लक्ष्मण रेखा है, जानने मानने की तृप्ति जीवन गति ही होता है और भौतिक गत नहीं है, संवेदन गत नहीं है। ये कुल मिलाकर के मनुष्य की जीवनगत क्रियाकलाप, इसमें भौतिक वस्तु की लवलेश भी लगती नहीं है। इसको भले प्रकार से देखा गया है, समझा गया है, जिया गया है और आजमाया गया है, प्रमाणित की गई है। ये तो मुख्य मुद्दा ही है। पहचानने निर्वाह करने की बात उस जगह में आती है व्यवस्था में जीने की जगह में।
व्यवस्था में जीने की तुरंत बाद ही हमारे पास पहचानने और निर्वाह करने की बात आ जाती है। पहचानने निर्वाह करने के क्रम में हम मानव के साथ ही होता है। मानव परंपरा में ही ये बात होती है। तो ये बात इसीलिए हम इंगित कराना चाहते हैं, मानव परंपरा में ही अभौतिक वस्तु को मानव परंपरा में संप्रेषणा और प्रकाश माने अभिव्यक्ति किया जाना प्रमाणित है। मैं स्वयं प्रमाणित हूँ, इस बात को इंगित कराना चाहते हैं। इसमें कोई भौतिक वस्तु लगती नहीं है, जबकि वही जब व्यवस्था में जीने जाते हैं, संबंध आते हैं, मूल्य आता है, मानवतापूर्ण आचरण आता है और चरित्र आता है, सभी कुछ आता है और उसी के साथ साथ संपूर्ण वस्तुओं का नियोजन भी आती है। तन मन धन रूपी अर्थ का हो नियोजन रहता है। अनुभव में मन का कोई नियोजन होती नहीं है और सीधा सीधा मन का एक उत्सव होता है। मन जो है ना, अनुभव से उत्सवित होकर मन संसार को बता देता है। क्या बात है, क्या बात है। उत्सवित होने के लिए मैंने आत्मा ही उसका मूल तत्व रहता है। आत्मा की महिमा ही मुग्ध होने की वस्तु रहता है, अनुभव करने की वस्तु रहता है और उसको उससे उत्सवित होने का वस्तु रहती है। फलस्वरूप मन मानव को अर्पित कर देता है। इतना ज़्यादा उत्सवित होता है, फलस्वरूप अर्पित करना होता ही है। आप हम भी इस बात को एक छोटे स्तर पर भी सोचते हैं। जिस वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है, कोई भी वस्तु भी किसी को अर्पित करने की मन होता है। उसी बात ही अनुभव एक इतनी बड़ी भारी संपदा है जो मन समाये संभलता नहीं है, फलस्वरूप अनुभव को व्यक्त करना शुरू कर देता है। ऐसा मैंने देखा है, मैंने ऐसा समझा है, मैंने ऐसा अनुभव किया है। ये मेरा प्रामाणिकता की मुद्दा है। शिविर के दौरान मन शरीर को नहीं देखता है। देखो, शिविर एक वो जगह है जहां अनुभव संपन्न ना होते हुए भी शिविर लेने वाला व्यक्ति जीवन भाव में होता है। बाकी समय ये शरीर लेने वाला व्यक्ति भी लगातार जीवन भाव में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अनुभव संपन्नता होने के पहले जीवन भाव की निरंतरता बनी रहे, ये संभव नहीं है। लेकिन न्याय धर्म सत्य के कंटेंट पे विचार करते समय, उसके साथ में चर्चा करते समय, उसको शेयर करते समय उसको जीवन भाव में ही रहना होगा, नहीं तो ये हो ही नहीं पाएगा। जब तक जीवन न्याय धर्म सत्य के अर्थ से तदाकार नहीं है, तब तक वो न्याय धर्म सत्य को बोल भी नहीं पाएगा। इसका मतलब है न्याय धर्म सत्य को सुनना, सुनाना, शेयर करना, शेयर करने के लिए वातावरण बनाना, ये अपनी जागृति के लिए हमारी जरूरत है। इसलिए ना बोलने वाला थकता है, ना सुनने वाला थकता है ना। 8 घंटा 10 घंटा रोज, ना बोलने वाले को किताब चाहिए, सुनने वाला भी आवश्यकता अनुसार लिखता है कि नहीं लिखता है, लेकिन हमारा मन लगा रहता है, क्योंकि मन इसी काम के लिए था कि मन वृत्ति में समर्पित हो जाए, वृत्ति चित्त में समर्पित हो जाए, चित्त बुद्धि में समर्पित हो जाए, बुद्धि आत्मा में समर्पित हो जाए, आत्मा परमात्मा में अनुभूत हो जाए। इसी का नाम योग है। योग मतलब मिलन। हाँ, मैं और मेरा से सही अर्थों में युक्ति। सहअस्तित्व है भाई, मुक्ति कैसे हो जाएगी? तो मैं और मेरा से सही अर्थों में युक्ति, सहअस्तित्व को हम पहचान पाए। सभी इकाइयां सभी इकाइयों से जुड़ी हुई हैं, सभी का सभी से रिश्ता है। विरक्ति कहां से, मुक्ति कहां से? तो शरीर से मुक्ति मोक्ष नहीं है। क्योंकि हम मोक्ष क्यों पाना चाहते हैं? दुख से मुक्ति के लिए। दुख शरीर के कारण है कि भ्रम के कारण है? तो भ्रम से मुक्ति ही मोक्ष है, इसलिए सशरीर मोक्ष है।
जितनी भी सांसारिक, फिजिकल, भौतिक, रासायनिक जितनी भी सूचनाएं हैं या जो भी कुछ तमाम सूचनाएं हैं, जितने भी चित्रण हैं, कितने प्रकार के? 8 प्रकार के चित्रण। ये सभी चित्रण में स्टोर रहते हैं। इसका नाम चित्त है, वो चित्त की गति है। तो जितने भी भौतिक, रासायनिक, अनुभवजन्य और सूचनाएं सभी चित्रण में, चित्त की गति में चित्रित रहते हैं। इसी को स्मरण कहा है। तो भौतिक, रासायनिक जितनी भी स्मृतियां हैं वो चित्त में चित्रित रहती हैं। ये एक बात हो गई। हाँ, ये सर्वर है, मानव का सर्वर, और अनलिमिटेड मेमोरी है, जितना भी डालो चलेगा। अब जिस तरह से मन की भौतिक, रासायनिक वस्तुओं के साथ में तदाकार होने की ताकत है, पहचानने की ताकत है। हाँ जी, लिंक मिस नहीं करना है। जिस तरह से मन की भौतिक, रासायनिक वस्तु को पहचानने की ताकत है, उसी तरह से चित्त की सूक्ष्म वास्तविकताओं को पहचानने की ताकत है। जैसे मन ने भौतिक, रासायनिक वास्तविकताओं को पहचाना और वो चित्त में, स्मृति में स्टोर हो गया, वैसे ही साक्षात्कार चित्त की स्थिति ने सूक्ष्म वास्तविकताओं को पहचाना और वो बुद्धि में स्टोर हो गया। तो बुद्धि अवधारणाओं का स्टॉक रूम है। बुद्धि निश्चयात्मक स्वीकृतियों का स्टॉक रूम है। चित्रण भौतिक, रासायनिक वास्तविकताओं का स्टॉक रूम है। बढ़िया। तो 4.5 क्रिया जिंदा रहने के अर्थ में, क्योंकि 4.5 क्रिया से जुड़ा हुआ जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सब 4.5 क्रिया में स्टोर भी होता है और 4.5 क्रिया में उसको हम एग्जीक्यूट भी कर देते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म वास्तविकता है, मन, वृत्ति, चित्त की कोई हैसियत नहीं है, चित्त की गति कि वो सूक्ष्म वास्तविकताओं को पहचान पाए। ये केवल चित्त की जो स्थिति है ना, जहां साक्षात्कार होता है, उसकी हैसियत है कि वो सूक्ष्म वास्तविकताओं को देख पाए, पहचान पाए। तो चित्त का स्थिति सूक्ष्म वास्तविकताओं को पहचानता है और वो पहचान पूर्वक वो बुद्धि में स्टोर होता जाता है। चित्त की 2 क्वालिटी हैं, चित्र रचना और चित्र ग्रहण। चित्त की मोटे रूप में 2 क्वालिटी हैं। चित्र ग्रहण, तमाम तरह के चित्र उसने ग्रहण किए, जो कुछ भी हम बद्रीनाथ में देखे, अब तक की शरीर यात्रा में देखे, जो कुछ भी देख के हमको अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, दोनों चीजें स्वीकार हो जाती, जीवन में बनी रहती, दुख पाए। उसी तरह से बुद्धि की भी ताकत है निश्चयात्मक स्वीकृतियों को ग्रहण करना और निश्चयात्मक स्वीकृतियों के साथ व्यवस्था को, उनको जोड़ के व्यवस्था को देख पाना, चित्र रचना। तो जैसे हमारा चित्र, जैसे हमको स्वप्न आते हैं या हम योजनाएं बनाते हैं, ये क्या है? ये चित्र रचना है। हमने यहाँ से शिविर देखा, ये शिविर का कंटेंट देखा, उस पर कुछ बुक्स देखी, हमने एजुकेशन सिस्टम की रचना कर दी और देश भर में स्कूल खोलने की कल्पना कर दी। तो चित्र ग्रहण और चित्र रचना, ये दोनों काम होता है। जो चित्र रचना से हमने मानव के जिंदा रहने का पूरा संसार बसा लिया, है ना। बुलेट ट्रेन रोड पे चला दी, समुद्र में चला दी, सारे चित्र रचना कर डाली। अब देखिए, ये जो निश्चयात्मक स्वीकृतियां हैं, इसमें चित्र रचना क्या होगी? साक्षात्कार पूर्वक, साक्षात्कार किसका कर रहे हैं? साक्षात्कार किसका कर रहे हैं? जो है सूक्ष्म सच्चाइयों के रूप में जो है। और इसमें चित्र रचना क्या होगी? जो है, जो है। इसमें हमको बनाना बनाना कुछ नहीं है,
केवल जो है उसको पहचानना है। तो चित्त की स्थिति साक्षात्कार, जिसको साक्षात्कार क्रिया बोल रहे हैं, तो चित्त का वो ताकत है कि वो सूक्ष्म वास्तविकताओं को देख पाए, समझ पाए, स्वीकार पाए। तो सहअस्तित्व अपने आप में सूक्ष्म वास्तविकता है। सहअस्तित्व है, अब दिखने के रूप में तो इकाई दिखाई देती है, लेकिन जब जीवन की आंख से देखेंगे और फाइनली अनुभूति में देखेंगे तो व्यापक में इकाइयाँ ऊर्जित हैं ये दिखाई देगा। वो ऊर्जित व्यापक में दिखाई देगा, वो अनुभव में है। लेकिन साक्षात्कार में इसमें हमको कोई शंका नहीं रहेगी। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ तो मेरे को कोई शंका नहीं है कि इकाई अपने अकेले में नहीं है, इकाई सहअस्तित्व में है। तो चित्त में तो साक्षात्कार एकदम से पूरा खुल जाएगा ऐसा नहीं है, सहअस्तित्व एकदम से खुल जाएगा ऐसा नहीं है। थोड़ी सी बात खुली, कोई और बिंदु खुला, कोई और बिंदु खुला, कभी जीवन को कुछ पहचाना। तो कोई मोमेंट में हम ये एक एक टुकड़े टुकड़े करके सहअस्तित्व को पहचानना, सहअस्तित्व में जीवन को पहचानना, मानव के स्वभाव और धर्म को पहचानना, शेष तीनों अवस्थाओं के स्वभाव और धर्म को पहचानना। और कोई मोमेंट पे ये सारी चीज़ें, सारी अवधारणाएं जीवन में आ गई तो बुद्धि सारी अवधारणाओं को मिला के सहअस्तित्व को पहचान लेता है। कुल मिला के सहअस्तित्व का डिटेल है। कुल मिला के सहअस्तित्व को पहचानना, उसमें जीवन को पहचानना, उसमें स्वभाव धर्म को पहचानना, तीनों अवस्थाओं को पहचानना, ये सारा मिला के क्या हो गया? सहअस्तित्व। तो फाइनली सहअस्तित्व बोध के रूप में जीवन में कंस्ट्रक्ट हो गया। तो जो सहअस्तित्व में रहने के स्वरूप में था वो ज्ञान जीवन में, बोध में आ गया। अवधारणा पूरा हुआ तो आगे अनुभव की बात है। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता था, जहां आपका ध्यान दिलाना चाहता था, जैसे मन भौतिक रासायनिक, मन में भौतिक रासायनिक वस्तुओं के साथ अदाकार होने की सामर्थ्य है, और जो कुछ भी मानव परंपरा में उपलब्ध होता है हर बच्चा 18 साल की उम्र में अपनी रुचि अनुसार, क्षमता अनुसार उसको पहचान लेता है। उसी प्रकार जब सूक्ष्म सच्चाइयों के बारे में एक निश्चितता को हम अनुसंधान पूर्वक पहचान पा रहे हैं तो चित्त में सूक्ष्म वास्तविकताओं को पहचानने की ताकत है। इसलिए साक्षात्कार पूर्वक हम वास्तविकताओं को पहचान के अवधारणाओं को पूरा करते हुए बोध संपन्न होकर अनुभव संपन्न हो सकते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं, जिस तरह से मन ने स्थूल वास्तविकताओं को पहचान के चित्रण में स्थिर कर लिया और चित्र रचना के द्वारा हमने अपना जिंदा रहने का संसार बसा लिया, तो कल्पनाशीलता फैलती गई और हमारे जीने का, जिंदा रहने का संसार फैलता गया। उसी क्योंकि वो उपलब्ध था। उसी प्रकार से सूक्ष्म वास्तविकताओं के बारे में अनुसंधान हो गया और वो परंपरा के लिए उपलब्ध हो गई। यदि वो परंपरा के लिए उपलब्ध हो गया, शब्द पूर्वक उसको कहा जा सकता है, उसको उंगली रख के पहचाना जा सकता है ना, तो इसका मतलब है कि चित्त में पहचानने की ताकत है और चित्त उसको पहचान के बुद्धि में वो स्वयं स्फूर्त विधि से स्टोर हो जाता है। वो मैकेनिज्म ही है। तो सूक्ष्म वास्तविकताओं का, निश्चयात्मक स्वीकृतियों का स्टॉक हाउस बुद्धि है और भौतिक रासायनिक वास्तविकताओं का स्टॉक हाउस स्मृति है। दोनों एक ही तरह का काम है, ये कहना चाहता हूं। दोनों एक ही तरह का काम है। तुलन में प्रिय हित लाभ न्याय धर्म सत्य का दृष्टि तो प्राकृतिक रूप में बना ही हुआ है। प्रिय हित लाभ को मैंने भोग के देखा ही है। न्याय धर्म सत्य की दृष्टि के बारे में सूचना आती है तो न्याय धर्म सत्य का विश्लेषण होने लगता है। न्याय किसको बोल रहे हैं? अपेक्षा थी। देखिए यहां बहुत बढ़िया समझने की बात है। अब तक हमने न्याय को, न्याय क्या होता है के रूप में नहीं समझा है। मेरे साथ अन्याय हुआ है इसलिए मेरे को न्याय की अपेक्षा है, या भौतिक वस्तुओं का समान बंटवारा हो जाए इसका नाम न्याय है। तो अभी तक न्याय वस्तु क्या है उसको मैं नहीं जानता। न्याय वस्तु क्या है ये मेरे सामने खुलने लगता है। धर्म कल मैंने आपके सामने शेयर किया।
लक्षणों के आधार पर धर्म को पहचानने के स्थान पर होने के स्वरूप में धर्म को पहचानने से धर्म स्थिर हो गया, मानव धर्म एक हो गया। और सभी अवस्थाओं का अपना धर्म है, पदार्थ अवस्था का, प्राणावस्था का। तो धर्म के बारे सूचना मिली तो धर्म स्थिर हो गया। उसमें जो है ना, धर्म को लेके जो भी कंफ्यूजन है, तो लॉजिकली वो साउंड कर रहा है कि नहीं बात तो ठीक हो रही है, काटने के लिए आपके पास कोई तर्क है नहीं, शंका करने की गुंजाइश मिल नहीं रही है। सत्य, सत्य खुला तो सत्य खुलने से जो कुछ भी सामने आया उसमें अपेक्षा तो बना ही है कि ऐसी कोई वास्तविकता होगी, ऐसी कोई सच्चाई होगी। जब सामने आता है तो जितनी बातें कही जाती हैं मिनिमम उसको नकारने की कोई स्थिति नहीं है, आपके पास कोई तर्क होता नहीं है, अपेक्षा पहले से बनी हुई है। तो इस रूप में न्याय धर्म सत्य का चित्रण होने लगता है। प्रियहित लाभ का पहले से चित्रण है ही है। तो शुरू के 1-2 शिविर में हमारे पास ये ध्वनि आती है कि हाँ ये न्याय है, ये धर्म है, ये सत्य है। मैं बहुत सारी चीज़ों को जोड़ नहीं पाता हूँ। जैसे जब भी मैं पूछता हूँ अच्छा बताओ, तो आप बता नहीं पाते हो। तो इसका मतलब सुनते समय उससे सहमत तो होते हो, सुनते समय अच्छा तो लगता है, क्योंकि वो अपेक्षा बनी हुई है। तो जो अपेक्षा मानव में सहज रूप में, प्राकृतिक रूप में बनी हुई है, उस पे एंकर डाल देते हैं। श्रवण का मतलब है सुनना। सुनने का एक भाग है कि सुनने से अच्छा लगा, सुनने की परिपक्वता है कि मैं सुनने को सुना पाया। परिचय शिविर में क्या होता है? सुनने से अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी जो अपेक्षाएं थी संबंध में जीने की, स्वयं में भाव और विचार की स्थिरता की, अपनी जिंदगी की विशालता को देखने की, अपनी उपयोगिता को देखने की, उसकी आशा जगती है कि ये पूरा हो सकता है। लेकिन कंटेंट को मैं बोल नहीं पाता हूं। तो ये क्या चीज है? सहमति बनी है, अभी तर्कपूर्वक चित्रित नहीं हुआ है। तो श्रवण की परिभाषा है न्याय धर्म सत्य का, न्याय धर्म सत्य रूपी सूचना का तर्कपूर्वक चित्रित हो जाना। न्याय धर्म सूचना ही तो है। न्याय धर्म सत्य रूपी सूचना का तर्कपूर्वक चित्रित हो जाना। तो सूचना अर्थ के रूप में शब्दों का जो अर्थ है वो चित्रण में स्थिर हो गया। अब मैं सुना सकता हूं। तो पहला स्टेप है न्याय धर्म सत्य रूपी सूचना का तर्कपूर्वक चित्रित हो जाना। शब्द का जो अर्थ है, शब्दों से जो इंगित अर्थ है, वो कल्पनाशीलता में स्थिर हो जाना। ये पहला स्टेप है। क्या मतलब? 12 बुक्स का अपने चित्त में डाउनलोड हो जाना। और 12 बुक से घबराने की जरूरत नहीं है। वही बात है, उसी को बार बार इधर से घुमा दिया, उधर से घुमा दिया, ऐसा देख लिया, ऐसा देख लिया, ऐसा देख लिया। बात बहुत छोटी सी है। शुरू में थोड़ी फैली फैली सी लगती है, जैसे जैसे अपने ध्यान में आने लगती है बात, तो बात छोटी सी है, वो अपने ध्यान में आ जाता है। इसी को आदरणीय बाबा जी अपने शब्दों में बोलते थे, सिंधु से बिंदु। समझते समय वो सिंधु होता है, मतलब जब समझने की शुरुआत करते हैं तो फैला फैला दिखाई देता है। जैसे ही मन से वृत्ति में जाते हैं, वृत्ति से चित्त में जाते हैं, चित्त से बुद्धि में जाते हैं, बुद्धि से आत्मा में आते हैं, वो बिंदु हो जाता है। अनुभव का क्षण बिंदु है, क्योंकि वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म कण है। फिर समझाने जाते हैं, फिर फैलता जाता है, कितना ही बोलते जाओ, कितना ही बोलते जाओ, कितना ही बोलते जाओ। और व्यवस्थाएं एक व्यक्ति से लेके, परिवार से लेके विश्व तक, और ये प्लैनेट के बाद दूसरा प्लैनेट मिलेगा, अनंत प्लैनेट तक वो फैलता चला जाएगा। तो इसका अर्थ यह हुआ, अब 2 सॉफ्टवेयर चित्रण में हो गए। एक सॉफ्टवेयर वो है
जो मेरी परिवार, धर्म, समाज, देश की, है ना, उस समय की देश काल परिस्थिति से पैदा हुआ है। और एक सॉफ्टवेयर मेरे पास ये है जिसको हम कह रहे हैं कि निरंतर है, एक जैसा है। अब तुलन में क्या होगा? अब क्या हो गया? अब टॉर्च अंदर बैठ गई है। अध्ययन की अच्छी परिभाषा है, अनुभव की रोशनी में क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। अनुभव की रोशनी में क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। अब मैं कुछ भी सोचता हूं, कुछ भी बोलता हूं, कुछ भी करता हूं, तो दोनों सॉफ्टवेयर एक साथ चलते हैं। एक सॉफ्टवेयर है जो पूर्वाभ्यास, इंद्रियों का पूर्व अभ्यास और मान्यताओं का पूर्वाग्रह, ये मेरे को चलाता है क्योंकि मेरी आदत में है। दूसरी तरफ ये जो चित्रण में सूचना आ गई है, ये सूचना बोलती है कि ये तो न्याय नहीं है, ये तो धर्म नहीं है। फिर भी पुराने सॉफ्टवेयर का दबाव है, कर देता हूं। करने के बाद लगता है यार जितना बड़ा सोचा था उतना बड़ा तो नहीं निकला, जितनी मेहनत हुई थी उतना सुख तो नहीं मिला, या कुछ झंझट गले पड़ गया, तो लगा यार ठीक तो नहीं। फिर अगले दिन फिर कुछ करता हूं, जैसे आओ चुगली चुगली खेलें। घर में बैठ के रोज किसी की चुगली होती है, हम बैठ जाते हैं, 2 लाइन हम भी बोल लेते हैं, मजा तो आता ही है। फिर ध्यान जाता है यार तो ठीक नहीं हुआ, अगले दिन फिर कर लिया। फिर ध्यान गया यार ठीक तो नहीं हुआ, अगले दिन फिर कर लिया। ऐसा मैं 1000 बार करता हूं। कोई मोमेंट में क्या हो गया? कोई मोमेंट में अध्ययन की परिभाषा है, न्याय धर्म सत्य के अर्थ में निष्कर्षों का स्वीकार हो जाना ही अध्ययन है। तो मेरे को ये समझ में आया यार ये चुगली न्याय नहीं है। यदि किसी की कोई बात ठीक नहीं लग रही है, या तो मैं उसकी चर्चा क्यों करूं, या तो मैं उसको ठीक करने के अर्थ में, उस व्यक्ति को सपोर्ट करने के अर्थ में, उस व्यक्ति को वहां से निकाल देने के अर्थ में, या उसको बचाने के अर्थ में, मतलब इंटेंशन तो ठीक ही होगा। उसको नुकसान पहुंचाना, उसको छोटा सिद्ध करना, उसको छोटा सिद्ध करके हम चुगली चुगली क्यों करते हैं? 2 लोग बैठ के किसी तीसरे के बारे चर्चा करते हैं कि वो कितना गलत है। अननोइंगली दोनों ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम दोनों अच्छे हैं। मैं अपने आप को जिम्मेदार व्यक्ति फील करता हूं, अपनी नजरों में मैं गिरना नहीं चाहता। जब मेरे को यह स्वीकार हो जाता है कि मेरे को मेरी नजरों में नहीं गिरना है, तो मेरे को कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो चाहे मैं अकेले में गलत सोचूं या मैं किसी के साथ गलत करूं, क्योंकि उससे मैं मेरी नजरों में गिरता हूं। जब सही गलत की पहचान होने लगती है, फिर मैं गलती तो नहीं करना चाहूंगा। तो इससे आदमी धीरे धीरे, तो इसका मतलब यह हुआ कि मनन का मतलब है, तो कोई क्षण में यह हो गया कि नहीं यार ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है, तो निषेध के प्रति निषेध हो जाए और विधि स्वीकार हो जाए। जो सही है वो स्वीकार हो जाए, जो गलत है वो अस्वीकार हो जाए, तो कुल मिला के प्रिय हित लाभ के साथ जीना जीना नहीं है ना। वो मेरी जिंदा रहने की आवश्यकता है, वो गलत नहीं है। तो न्याय धर्म सत्य पूर्वक ही जीना होता है। तो प्रिय हित लाभ की तुलना में न्याय धर्म सत्य वरीयता में आ जाए, ऐसा ही जीने की तीव्र इच्छा पैदा हो जाए, इसका नाम मनन है। मनन का मतलब मान लिया, न्याय धर्म सत्य को मान लिया, समझा नहीं है अभी, मान लिया, इसका नाम आस्था है। न्याय धर्म सत्य के प्रति मेरी आस्था बनी, न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीने के प्रति मेरी आस्था बनी।
तो तीव्र इच्छा बन गई है, अब मैं जीने जाता हूं। जीने जाता हूं, कंटेंट है नहीं अभी मेरे पास। कंटेंट मतलब शब्द के रूप में है, भाषा के रूप में न्याय धर्म सत्य क्या है मेरे को पता है, लेकिन न्याय धर्म सत्य की अनुभूति नहीं है, साक्षात्कार नहीं है। न्याय धर्म सत्य रूपी वास्तविकता को मैं नहीं पहचानता हूं। न्याय धर्म शब्द का अर्थ मैं बोल सकता हूं, नेचुरल है, पहले बोल नहीं आएगा तो घर वाले शिकायत करने लगते हैं। बोलते तो बड़ी बड़ी बात, आचरण में तो नहीं है। वो कहता है छोड़, अब मैं अपना गांडी वापस निकालता हूं। ये आदरणीय नागराज जी ने नियोमी को बताया था, जितना मेरे को ध्यान आता है। वो नियोमी हमारी एक महेंद्र, एक हमारा भाई है, और उन्हें एक ना इजराइल की लड़की, इजराइल की लड़की के साथ में उसने कनाडा में अभी का रहता है, और वो वहाँ के स्कूलों में बच्चों को अनुशासित नहीं कर सकते, डंडा वंडा नहीं दिखा सकते, तो क्लासरूम कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसने कभी आदरणीय नागराज जी से प्रश्न पूछा, ऐसा मेरे को ध्यान में आता है, और उस समय आदरणीय नागराज जी ने ये शेयर किया कि तुम इसको प्रयोग करके देखो। क्या प्रयोग करो? क्लासरूम में लिखवा दो, स्कूल में लिखवा दो, अच्छी सोच, अच्छी बातें, अच्छे काम। उन्होंने जो कहा था फिर मैंने उसको थोड़ा सा भी चेंज किया है, आप बताना क्या व्यवहारिक रहेगा। यही बड़े बूढ़े बच्चों का काम, अच्छी सोच, अच्छी बातें, अच्छे काम, यही बड़े बूढ़े बच्चों का काम। अब ये काम काम दोनों एक ही टाइप का हो गया। तो अभी मैं किसी से चर्चा कर रहा था, चर्चा करते करते लगा कि इसको और बेहतर हो सकता है क्या, तो उसको करके देखा। अच्छी सोच, अच्छी बातें, अच्छे काम, इससे होता बड़े बूढ़े और बच्चों का नाम। है भाई, नाम कमाने की चाहना सभी में है और ये गलत नहीं है। नाम कमाने की चाहना, इसलिए दर्शन में लोकेशना को श्रेष्ठ ऐषणा कहा गया। क्या नाम कमाना है? अपने में उपयोगी होना, मानवता के अर्थ में, मानव लक्ष्य के अर्थ में, इस अर्थ में अपनी उपयोगिता को सिद्ध करना, वो स्वयं को और परस्परता को स्वीकार होना, यही मानव की पहचान है। मैं आपके बीच में ये बात शेयर करता हूं, आपका मेरे प्रति सम्मान बढ़ता है कि घटता है? यही पहचान है, इसमें क्या बुरा है? ठीक है। तो इस अर्थ में अब इसको क्लासरूम में लिख दिया। क्या करना है इस पे? टीचर रोज सुबह जाके अपनी तरफ से बचाएंगे कि मैंने कल क्या अच्छा सोचा, क्या अच्छा बोला, क्या अच्छा किया। उसमें से कुछ भी एक चीज शेयर करेंगे जो भी उनको अच्छा लगे, क्योंकि दोनों को बराबरी की जगह में लाना है। तुम बताओ और आप ना बताओ तो थोड़ा सा वो गैप आता है। आपने अपना बताया, कल मैंने ये अच्छा काम किया, कल मैंने ये अच्छा सोचा, कल मैंने ये अच्छा बोला, व्यवहार किया। फिर बच्चों से ओपनली पूछ लो, लाइन से नहीं बुलवाना है, जो स्वेच्छा से शेयर करना चाहे। हो सकता है एक दिन कोई भी शेयर ना करे, उसको स्वीकारा जाए। हो सकता है अगले दिन एक जन शेयर करेगा, अगले दिन 4 करेंगे, अगले दिन 10 करेंगे। जब ये उनको रूटीन बनता हुआ दिखाई देगा तो टीचर को भी लगेगा कि मेरे को रोज कुछ शेयर करना है। जिस चीज के आधार पे मानव का मूल्यांकन होता है, उस आधार पे वो अपने को सजाने के लिए तैयार हो जाता है। अभी जब तक स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो एक ही बात का मूल्यांकन है, नंबर कितने आए। कॉलेज से बाहर निकल गए तो एक ही बात का मूल्यांकन है, पैसा कितने कमाए। नंबर चाहे चोरी से आए हों, पैसा चाहे चोरी से आया हो, इसकी कोई चर्चा नहीं है। कैसे आए इसकी कोई चर्चा नहीं है, कितने आए इसकी चर्चा है। तो हर बच्चा स्कूल कॉलेज टाइम में कैसे भी मार्क्स आए उसके लिए प्रयासरत रहता है, बाहर निकल के पैसे किधर से भी आए उसके लिए प्रयासरत रहता है, क्योंकि उसका मूल्यांकन इसी आधार पे किया जाता है। यदि क्लास में ये वातावरण बनने लगा कि अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा करना
ये सम्मान का आधार है, तो अगले दिन बच्चा भी अपने बारे में कुछ बताएगा कि मैंने कल क्या अच्छा किया, और नहीं होगा तो अगले दिन करके आएगा ताकि बता सके। कल सुबह मैं आप सबके नाम की पर्चियां एक टोकरी में डालूंगा, और जिसकी पर्ची निकलेगी उसको आज पूरे दिन का बात प्रस्तुत करना है। तो आज रात देखो कैसी गुजरेगी। ये प्रोत्साहन है।